कमोडिटी मार्केट्स पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर काफी हद तक मसालों में यहां पर तेजी बनते हुए नजर आई है। अगर जीरा आपकी स्क्रीन पे लेकर आए तो वहां पर करीब करीब 3% की तेजी के साथ हमने कारोबार होता हुआ देखा था। बाकी कमोडिटीज के भी क्या है हाल, जानने के लिए चलते हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती के पास। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। वंदना, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि एग्री कमोडिटीज में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। जीरा ऑलमोस्ट अपर सर्किट के आसपास, यहाँ पर क्या देखती हैं आप? जीरे में जो फ्रेश अराइवल है वो 3-4 महीने की दूरी पे है और यहाँ पे स्टॉक नहीं है। तो आज 3% का एक उछाल था, उसके बाद मुझे लग रहा है मनीषा की एक करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग की यहाँ पे सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि अपसाइड यहाँ पे एक बार 59,000 तक जा सकता है, लेकिन नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में मैं कहूंगी कि 56,500 56,800 के जोन में यहाँ पे खरीदारी करे। थोड़ा सा पोजिशनल कॉल होगा, 59,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 55,800 का रखना होगा। और इसके अलावा मुझे लग रहा है कि टर्मरिक के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में एक बाइंग जो है वो आ सकती है। तो 13,500 के करीब भी यहाँ पे मुझे बाइंग लग रही है। 14,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 13,250 का करीब यहाँ पे। और दो कमोडिटी मुझे ज्यादा तेजी लग रही है और मुझे लग रहा है कि धनिया एक रेंज में यहाँ पे रह सकता है जब तक कि बहुत तेजी से यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड ना आए। ऑलराइट, तो वो तो वही मसालों की बात, जहाँ पे जीरा, धनिया और हल्दी के बारे में आपको यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज शेयर की गई हैं। लेकिन बात अब यहाँ पर चीनी की भी कर लेते हैं। और त्योहारों में चीनी के दाम कम हो, इसके लिए सरकार ने सभी स्टॉक होल्डर्स के लिए चेतावनी जारी करी है। सरकार ने लिखी अपनी चिट्ठी में कहा कि सभी के लिए चीनी का स्टॉक बताना जरूरी है और ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस आदेश के क्या कारण हैं, कितने बड़े हैं भाव, और आदेश जो सरकार का है इसको नहीं मानने के मायने कैसे निकाले जाने चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और चीनी एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर सब मान रहे थे कि एक रेंज में है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप चीनी के भाव पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, आसपास की कंट्रीज में देखें या फिर रॉ शुगर, व्हाइट शुगर के प्राइसेस देखें तो उन सब लिहाजों से कमजोर है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के स्टेप्स हमने आते हुए देखे हैं सरकार की तरफ से, वार्निंग के लिहाज से भी कैसे पढ़ते हैं आप उसे? हाँ, ये गवर्नमेंट जो है वो प्रिवेंटिव स्टेप्स ले रहे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, उसमें बरोबर आज से एक साल पहले का रिटेल प्राइस एवरेज इन इंडिया इज 42 रुपीज 63 पैसा। और आज का प्राइस जो नोट किया गया है वो 44 रुपीज 90 पैसा। ये 5% ज्यादा है आज के ही दिन से, लास्ट ईयर से। जबकि लास्ट ईयर एल्सो दिवाली जो थी वो अक्टूबर की करीबन 25 तारीख के आसपास थी। और ये सीपीआई जो है हमारा सितंबर 2023 का, वो 5% बढ़ा हुआ है 2022 से। हर एक कमोडिटी का सीपीआई जो आती है जी। और तो ये 5% ज्यादा होना लास्ट ईयर से आज, जबकि पूरे वर्ल्ड में और एशिया में 50 से 60% शुगर के प्राइसेस ऊपर है। तो इंडस्ट्री, ट्रेड, एवरीबडी इज वर्किंग विद द गवर्नमेंट और सिर्फ 5% ही ज्यादा है। तो ये डेफिनेटली देर इज नथिंग एल्स, कोई प्राइस बढ़े हुए नहीं है। हाँ, जो नया सिस्टम गवर्नमेंट लाई है कि ये स्टॉक आप जाहिर करो, तो ये स्टॉक जाहिर की काफी जो स्मॉल रिटेलर्स के साथ जो सेमी होलसेलर्स है, तो उनको ये सिस्टम के बारे में सभी लोग स्टॉक दे रहे हैं, पर कोई 10-15% ऐसे हैं जिन्होंने नहीं दिया है। तो गवर्नमेंट एक प्रिवेंटिव स्टेप ले रही है, जिसके लिए हमारे आहिस्ता के सभी मेंबर्स ने हेल्प की है। और ना ही कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टॉक ज्यादा कोई होर्डिंग कर रहा है या ऐसा कुछ है। तो ठीक है, अच्छा है, इलेक्शंस भी है 5 स्टेट्स के और फेस्टिवल भी है, तो गवर्नमेंट प्रिवेंटिव स्टेप ले रही है, इसलिए हमें भी खुश है और हम भी उनके साथी है, क्योंकि हमारे कोई मेंबर को कोई होल्डिंग में इंटरेस्ट नहीं है। और हम ये देखेंगे कि 1 नवंबर से सभी स्टेट्स में शुगर की नई सीजन 2023-24 का प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को काफी कंफर्ट मिल जाएगी नवंबर में। और हमारे पास अभी हार्डली एक 10-15 दिन बचे हैं अक्टूबर के, उसमें भी उन्होंने 4 दिन पहले 1 लाख टन का एडिशनल कोटा भी दिया था। तो अवेलेबिलिटी अच्छी है, प्राइस नॉर्मल 5% ज्यादा है, जो जबकि वर्ल्ड में 60-70% ज्यादा है। तो आई डोंट थिंक एक्सेप्ट प्रिवेंटिव स्टेप और कुछ ये हो सकता है।
आपने जिस तरह से कहा कि अक्टूबर में ट्रांशेस में सरकार ने यहाँ पर कोटा जारी किया है, उसे भी आप कैसे देखते हैं? और कल जो मियाद है कि सभी के सब अपना जो स्टॉक्स हैं उसको डिक्लेयर करें सरकार के पोर्टल पे, नहीं तो काफी कड़े वहां पे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। इन सब को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये ठीक है। ये टंचेस के हिसाब से अगर कोई स्पेकुलेशंस करता भी था सपोज, हम्म। तो वो स्पेकुलेशंस कंट्रोल में आ गए हैं। ओके। क्योंकि पहले ऐसा था इसके आगे कि एक कोटा दिया गया और पूरे महीने में जरूरत गिरी तो ही एडिशनल कोटा आएगा, नहीं तो पूरा महीना ओपन बास्केट होती थी। अभी ये ट्रंचेस के हिसाब से किसी को भी स्पेकुलेट करने का दिल नहीं हो रहा है, क्योंकि सेकंड ट्रंच आ गया, कोई थर्ड ट्रंच आ जाएगा अगर थोड़ा भी प्राइस ऊपर बढ़ता है। तो प्राइस कंट्रोल में कर रहे हैं, वेलकम। और नहीं किसी का इरादा कोई ऐसा है कि 50-60% वर्ल्ड में बढ़ गए तो इंडिया में बढ़ जाए। तो ठीक है, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और ट्रेड सब साथ में ही काम कर रहे हैं, तो नथिंग टू वरी एज सच। आगे जाके जिस तरह की अवेलेबिलिटी सरकार ने यहाँ पर मुहैया कराई है, सामने डिमांड आप कैसी देखते हैं? डिमांड तो अभी आज से जो है वो 1 महीने के लिए या समझो 25 दिन के लिए ठीक ही रहेगी, क्योंकि 14 नवंबर को दिवाली है। उसके बाद कोई डिमांड रहेगी नहीं, और फिर सप्लाई तो इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि 6-7 दिन लगते हैं। अगर 1 तारीख से सीजन चालू भी होती है तो नया स्टॉक रेडी होके जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो नहीं, सिर्फ ये 15-20 दिन जो है वही अभी बचे हैं, एंड द गेम इज ओवर। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि 1 नवंबर से यहाँ पर क्रशिंग शुरू हो जाएगी और बाजार उन नंबर्स को फिर यहाँ पर देखना शुरू कर देगा। एज ऑफ नाउ जो प्रोडक्शन के नंबर्स हैं, आपको लगता है उसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा? हमेशा होता है, जो भी अक्टूबर नवंबर में जितने भी प्रिडिक्शंस लास्ट 10 साल में किए गए हैं वो 10-15% एरर से ही हुए हैं। आज की तारीख में जो रिसर्च हाउस या जिसने भी कोई प्रिडिक्शंस किए हैं, वो दैट इज बिटवीन 29 to 31 मिलियन मेट्रिक टन, एक्सक्लूडिंग दी डाइवर्जन टू इथेनॉल। और अभी ये पकड़ के चलो तो भी उसमें कोई शॉर्टेज नहीं है अगले सीजन के लिए। हमें चाहिए कितना, 29 मिलियन मेट्रिक टन 28 कंजप्शन के लिए, और जो ये ओपनिंग स्टॉक जो रहता है उसके लिए 1 मिलियन टन चाहिए। तो 29 की रिक्वायरमेंट है, एवरेज प्रिडिक्शंस 30 मिलियन मेट्रिक टन के आ रहे हैं। तो देर इज नो रिक्वायरमेंट एनीथिंग मोर देन दैट। बट हाँ, पेन यहाँ पे है कि हमारे एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए चीनी नहीं है। जी हाँ, वो एक चीज है जो ऑलमोस्ट अभी अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद ही इस बार यहाँ पर कुछ भी एक्सपोर्ट हो, जिस तरह के नंबर्स देखने को मिले हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और वो ऑफकोर्स डिटेल में समझाने के लिए। सरकार की पैनी नजर है, इवन एज पिछले 1 साल में चीनी के भाव सिर्फ मात्र 5% ही बढ़े हैं, उसके बावजूद भी काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और काफी स्ट्रिक्ट कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, उनसे बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं क्योंकि बेहतरीन हफ्ता, 7 महीने में सबसे बेहतर गेंस, 5% ज्यादा की बढ़त के बाद आज कुछ मुनाफा वसूली के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। प्रथमेश, कैसे देखते हैं आप इन करंट स्तरों को? काफी अच्छा मूव आया है। जिन्होंने रैली मिस करी थी उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 57,000 पर एक्यूमुलेट करने की। अभी वापस ऑलमोस्ट 60,000 के पास में आ चुका है। बट यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिस्टेंस आते हुए दिखता है यहाँ पे, और पॉसिबली थोड़ा सा करेक्शन भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। गोल्ड में दिसंबर वायदा 59,400 पे सेल करने की सलाह रहेगी, 59,630 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 58,940 के रहेंगे। सिमिलरली नेचुरल गैस में ऊपर से काफी अच्छा करेक्शन हुआ नीचे, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है वापस एंट्री पॉइंट्स के लिए। नेचुरल गैस 262 के आसपास बाय करने की सलाह रहेगी, अक्टूबर वायदा 256 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 274 के लिए। ऑलराइट, सोने में और नेचुरल गैस दोनों में ही खरीदारी की राय यहाँ पर बनती है और आगे जाकर तेजी की एक्सपेक्टेशन भी है। वंदना, सिल्वर कैसे देखेंगी आप, क्योंकि यहाँ पर भी आज 5वां दिन है जब $22 प्रति आउंस के ऊपर के कारोबार है? मुझे लग रहा है मनीषा, जब तक $22.4 को ब्रीच नहीं करता तब तक ये अपसाइड टेरिटरी में ही ये कमोडिटी रहेगी। अपसाइड मुझे लग रहा है कि कैप्ड है $23.5 के करीब। और घरेलू बाजार की बात की जाए तो मुझे लगता है वो रिफ्लेक्ट होगा कहीं ना कहीं, फिर से एक करेक्शन तो ड्यू है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि सिल्वर में 70,600-700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इनफैक्ट इंट्राडे में भी मिल सकते हैं। वो एक अच्छा बाइंग जोन रहेगा। अपसाइड मुझे लग रहा है कि 72,500 तक देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे ख्याल से करेक्शन पे बाइंग यहाँ पे किया जाए वो ज्यादा बढ़िया है। एक रैली जो है वो हीटअप हो गई थी फ्राइडे को।
क्लियरली, और कुछ मुनाफा वसूली आज उसी वजह से देखने को मिली भी है, लेकिन बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजीज अभी भी यहाँ पर सोने और चांदी दोनों के लिए काम करती हुई। प्रथमेश, आपने हमें नेचुरल गैस पे तो अपना व्यू बताया, लेकिन क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर अब क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्योंकि अगर पिछले 15 दिन की बात की जाए तो 85 से 91 तक के भाव हमने आज सुबह यहाँ पर बनते हुए देखे। फिर ऑफ कोर्स अभी थोड़ी सी कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर है, लेकिन जिस तरह से जियोपॉलिटिकल प्रीमियम भावों में है, जिस तरह से अनसर्टनिटीज यहाँ पर हैं, यहाँ क्या राय होगी? आई थिंक ये काउंटर आई थिंक वॉलेटाइल है, इसमें कोई दो राय नहीं है मनीषा, बट क्लियरली यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाकर इस काउंटर में ट्रेड करना है, या तो आप ऑप्शंस में करिए अगर आपका रिस्क एपेटाइट और वॉलेटिलिटी को बेयर नहीं कर पाए। बट फिलहाल मुझे यहाँ पे 7350 के आसपास एक गैप होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है, लास्ट वीक का मोमेंटम वापस मेरे ख्याल से और थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। 7000 ऑलमोस्ट 7100 के पास में ट्रेड हो रही है कमोडिटी, यहीं पे बाय करने की सलाह रहेगी। 7060 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 7350 के लिए रहेगा। और जिस तरह की प्रथमेश रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं कि अगर कुछ हुआ, अगर काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं ऑफ कोर्स, कि अगर कुछ होता है तो भाव काफी तेजी से यहाँ पर 4, 5, 6 डॉलर तक बढ़ जाएंगे। 100 बहुत दूर नहीं है। आपका मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू अब सिनेरियो अब यहाँ पर क्या है? आई थिंक यहाँ पे ऊपर अपसाइड में मैं यहाँ पे पॉसिबली $96 देख रहा हूँ ब्रेंड को, और नीचे में अराउंड 86, तो $10 के रेंज में ये पॉसिबल काउंटर वे ऑफ करेगा। बट यहाँ पे वॉलेटिलिटी एक क्रूड में इनहेरेंट रहेगी, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शंस पर ट्रेड करें, वो बेटर रणनीति होगी। बट मेरे ख्याल से 96 अपसाइड में और ऑलमोस्ट 84 से 86 नीचे का डाउन साइड ये आपको ब्रेंड में देखो। ऑलराइट, तो वो $10 आपको वॉच करने हैं जहां तक कच्चे तेल की बात है। तो इसमें साथ ही मेटल्स पे क्या व्यू है? ऑफ कोर्स चाइना की तरफ से जो डेटा आया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर्स वो बहुत बेहतरीन नहीं थे, लेकिन कैश इंजेक्शंस यहां पर अब भी लगातार हैं। मेटल्स में कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आप देखते हो? आई थिंक जिंक में 221 के पास में ट्रेड हो रही है कमोडिटी, पॉसिबली आपको जिंक में बाई करने की सलाह रहेगी। 221 पर करंट भाव पे 219 का स्टॉप रहेगा, और अपसाइड में टारगेट 226 की रहेगी। और कॉपर कैसे देखते हैं आप? जो 700 का लेवल यहाँ पर डिफेंड होता हुआ हमने देखा है, क्या वो बरकरार रहेगा? आई थिंक करंट लेवल्स पे ही बात बाय किया जा सकता है 697 का स्टॉक से, अपसाइड में 708 तक के टारगेट। ऑलराइट, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मेटल्स में भी देखनी चाहिए, चाहे वो जिंक हो या फिर कॉपर। डिप्स पे खरीदारी की राय यहाँ पर बनती हुई। वंदना, आप कैसे देखती हैं ओवरऑल मेटल्स एज अ सेक्टर को? आपको लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटीज अब यहाँ पर उभर रही हैं? जी मनीषा, यूएस से कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की यहाँ पे उम्मीद है। दूसरी चीज है, लिक्विडिटी इंजेक्शन हो रहा है चाइना से, बहुत ज्यादा अपसाइड तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जब तक 695 को ब्रीच नहीं करता है कॉपर, तब तक एक अपसाइड थोड़ा सा यहाँ पे बना रहेगा। तो 700 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 706 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 698 का होगा। दूसरी चीज है कि टेक्निकली मुझे जिंक बाय लग रहा है, 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, तो 221 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 226 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 219 का। ऑलराइट, ये तो बात हुई नॉन एग्रो स्पेस की। एग्रो में ऑफ कोर्स हमने मसालों पे और चीनी पे यहाँ पर बात की है, लेकिन जिस तरह के मूव्स गुआर में देखने को मिले हैं और जिस तरह का मौसम चेंज है, राजस्थान के कई इलाकों में ओले हैं, बारिश है, इसका अब क्या इम्पैक्ट रह सकता है गुआर पर? मुझे एक रेंज में लग रही है कमोडिटी, अब लग रहा है कि 5400 तोड़ना नहीं चाहिए गुआर सीड में, नहीं तो एक मेजर करेक्शन यहाँ पे फिर से देखने के लिए मिलेगा, अपने सपोर्ट के पास है। तो यहाँ पे एक बाइंग की सलाह रहेगी। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट हालांकि काफी 200 के डिफरेंस के साथ ट्रेड हो रहा है, तो 5600 के करीब यहाँ पे गुआर सीड में बाइंग रहेगी। यहाँ पे टारगेट होगा 5680 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5465 का। ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि एक बाइंग यहाँ भी आ सकती है, तो करीब 11500 के करीब बाइंग रहेगी यहाँ पे। 12100 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 12200 के करीब का। और एक चीज यहाँ पे मनीषा देखने को मिला है, क्रूड में मेजर जंप आया है, लेकिन रिग काउंट्स यहाँ पे कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ रिग काउंट्स। इसकी वजह से ये जो फायदा है ग्वारगम को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, और ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अपसाइड जो है कहीं ना कहीं ये कैप्ड रहेगा 12100 से लेके 12500 की टेरिटरी में। साथ ही वंदना, कॉटन ऑयल सीड केक को कैसे देखती हैं आप? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से, बाकी एक्सपर्ट्स की तरफ से भी हमने आते हुए देखी थी। अब यहाँ पर क्या व्यू है, और साथ ही साथ अगर कॉटन पे भी कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो तो क्या होगी?
मुझे इसमें एक्शन लग रहा है कॉटन ऑयल सीड केक में, मुझे लग रहा है कि एक्शन यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। 2800 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। मुझे लग रहा है कि 2850 तक प्राइसेस आएगा। स्लो स्टेडी अपसाइड मूव यहाँ पे होना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना होगा 2785 का। मुझे इंटरनेशनल कॉटन के मंथली चार्ट में बहुत लॉन्ग कंसोलिडेशन दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस वहां पे एक अपसाइड ले सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, वो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में मुझे 96 सेंट्स तक का मुझे लग रहा है प्राइसेस आएगा। तो जो न्यू सीजन का कॉटन आएगा उसकी ऑफटेक यहाँ पे अच्छी होगी। भले ही यहाँ पे करेक्शन दिखे हमारे घरेलू बाजार में 58,000 के करीब का, लेकिन वहां से जो बाइंग आएगी तो करीब करीब मुझे लग रहा है कि 60,500 61,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और इसके लिए जो ड्यूरेशन होगा वो करीब 1 से 1.5 महीने तक का होगा। तो ये पोजिशनल कॉल रहेगी मेरी तरफ से करेक्शन पे कॉटन को बाय करना, कॉटन कैंडी को। ऑलराइट, 250 के स्तर आपको शायद ऊपर में यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। तो अभी भी बाइंग रिकमेंडेशन जारी हैं कॉटन सीड ऑयल केक में। एक व्यूज में प्रथमेश आपका डॉलर इंडेक्स पे लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जिट्रीनेस फिर से आते हुए देखी है। ऑफकोर्स सेफ हेवन बैंक तो यहाँ पर लगातार बनी ही रही, लेकिन मुनाफा वसूली के बाद 106 106 के लेवल्स फिर से। आई थिंक 107 से ये करेक्शन हुआ है और नीचे की तरफ आया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे वापस में 107.5 तक का भाव जो है यहाँ पे देख रहा हूँ। अनसर्टेनिटी अभी भी जारी है। मेरे ख्याल से डॉलर में वो बाइंग पॉसिबिलिटी आपको वापस आते हुए देख सकती है। सो 107.5 नेक्स्ट भाव पर डॉलर इंडेक्स देखते हैं। और काफी सारे प्रथमेश जो रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि सोना यहाँ से ऊपर जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ से नीचे आएगा। तो कितना नीचे आ सकता है अगर आता भी, अगर एक लॉन्गर टर्म व्यू यहाँ पर लिया जाए, क्योंकि यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़े से मॉडेस्ट हुए हैं, रेट हाइक एग्रेशन शायद अब कम होगा आगे जाकर। डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है और आपको गोल्ड में रिएक्शन वहां पे देखने को मिलता है, तो गोल्ड में स्पेसिफिकली नीचे वाले भाव पे काफी अच्छी बाइंग जम जाती है। तो रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि डॉलर और कमोडिटीज में इनवर्स कोरिलेशन है, गोल्ड के स्पेसिफिक फंडामेंटल फैक्टर्स गोल्ड को वापस ऊपर खींचने के लिए पीछेता नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वापस आपको नेक्स्ट 61,000 जो जल्दी देखने को मिल सकता है इस वक्त। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।